आप क्यों चला रहे हो अभियान? अगर मदद नहीं कर पा रहे बंद कर दो, बंद कर सकते हैं हम, कल ही बंद कर दें, हमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर ये अभियान बंद हो गया तो आज जो थोड़ी बहुत मदद कर भी पा रहे हैं वो मदद भी बंद हो जाएगी। और ये लोग जो कह रहे हैं कि आप अभियान बंद कर दो, ये कौन लोग हैं? ये सरकार के एजेंट लोग हैं। ये हमसे तो सवाल कर रहे हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि सरकार से सवाल कर सके कि इतनी बुरी स्थिति हुई क्यों। और ज्यादातर लोग जो कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं वो नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन के कारण फंसे हैं। आप तो फील्ड में जा रहे हो ना, वॉलंटियर हो, आप पूछ रहे होगे लोगों से, लोग बता देंगे। लोग मुझसे बताते हैं कि साहब हम कर्जे की दलदल में कब फंसे। कई लोगों का जब नोटबंदी हुआ उससे पहले फिर भी ठीक चल रहा था, ऐसा नहीं था कर्जा नहीं था, कर्जा था, कर्जा लेते थे, चुका देते थे, काम चल रहा था। नोटबंदी के बाद दिक्कत आई। कई लोगों का नहीं, नोटबंदी से फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब जीएसटी लगाया गया तो हमारा व्यापार तबाह हो गया, या हम जहां कंपनी में काम करते थे वो कंपनी बंद हो गई तो हमारी नौकरी छूट गई। कई लोगों का नहीं, जीएसटी से फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब ये लॉकडाउन लगाया गया, इस लॉकडाउन ने हमें पूरी तरह बर्बाद कर दिया। और आप जब मार्केट में जाते हो, लोगों से मिलते हो, आप बता देंगे, लोग 3 ही रीजन बता रहे हैं। अब आपने क्या करना है? आपने लोगों से पहले यही पूछना है कि भाई तुम कर्जे में कब फंसे। वो बताएगा नोटबंदी के कारण, जीएसटी, लॉकडाउन के कारण, यही तीनों में से कोई रीजन होगा। या वो कह सकता है मेरी नौकरी छूटने के कारण, या वो कह सकता है व्यापार बंद हो जाने का, कोई भी रीजन दे सकता है। उनको बोलो कि भाई बेरोजगारी के कारण, उनको बोलो देख नोटबंदी तूने नहीं की, जीएसटी तूने नहीं लगाया, लॉकडाउन तूने नहीं लगाया, बेरोजगारी का कारण तू नहीं है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है रोजगार देना, नहीं दे पा रही है, महंगाई हो रही है इस कारण से खर्चे नहीं चला पा रहा, तो इसके लिए महंगाई के लिए तू जिम्मेदार नहीं है। सबसे पहला हमारा काम है लोगों को आत्महत्या करने से बचाना। क्योंकि जो व्यक्ति परेशान है ना, जब सरकार के लोग ये कहते हैं कि कोई कर्जे में नहीं है, जब उसे लगता है कि अकेली मेरी परेशानी है तो सोचता है मैं खत्म हो जाऊं, परेशानी खत्म हो जाएगी। और सच्चाई ये, परेशानी खत्म नहीं होती बेटा। और तुम लोग भी बेटा वॉलंटियर के रूप में काम करो, तुम भी समझो इस बात को, जो कॉल्स आती हैं उनकी परेशानी उनके मरने पर भी खत्म नहीं हो रही। आज सुबह भी एक बहन से बात हुई है, यहीं अहमदाबाद से ही है, उसके पिताजी एक्सपायर कर गए, उनके ऊपर गाड़ी का भी लोन था, घर का भी लोन था। जैसे तैसे करके घर का लोन उन्होंने चुकता कर दिया क्योंकि इंश्योरेंस था उनका, लेकिन कुछ अमाउंट भरना पड़ा तो उस पर भी पेनल्टी ली बैंक ने, वो फिर भी क्लियर कर दिया। गाड़ी बैंक उठा करके ले गया, गाड़ी के लगभग 12-13 लाख रुपए वो भर चुके थे, बाकी पैसे में गाड़ी बेच दी और अब कह रहे 9 लाख रुपए और दो। पिताजी को एक्सपायर हुए 2-3 साल हो गए, अब वो कंज्यूमर कोर्ट गए, उनकी फेवर में फैसला आ गया है, तो अब सिविल केस उनके ऊपर किया गया, वो वहां भी जाएंगे और उम्मीद है कोर्ट फैसला दे देगा। लेकिन 3 साल 4 साल की परेशानी हुई, हैरेसमेंट हुआ। बैंक छोड़ेगा नहीं, बैंक नॉमिनी को पकड़ेगा, गारंटर को पकड़ेगा, आपके परिवार के बच्चों को पकड़ेगा। और इस कारण से क्या हो गया, लोगों ने परिवार के साथ आत्महत्या करनी शुरू करी। मैंने जब इसको जाना ना डीपली के लोग क्यों मर रहे हैं, पूरा परिवार क्यों मरता है, चल भाई बंदे के अंदर परेशानी है, दिक्कत है तो वो आत्महत्या कर ले, लेकिन पूरा परिवार के परिवार 5-5, 6-6, 7-7 सदस्यों के परिवार हैं और सब आत्महत्या कर रहे हैं। कारण क्या है, उस व्यक्ति को ये बता देते हैं बैंक कि तुझे कुछ हो गया तुम तेरे परिवार से वसूल करेंगे। तो उसको क्या लगता है, यार मैं चला भी जाऊंगा तो मेरे बच्चों को परेशान करेंगे, तो पूरे परिवार के परिवार आत्महत्या करने लगे। और जैसा गुजरात का ही आंकड़े आए अखबार में, गुजरात में पिछले 5 वर्ष में 25,000 से ज्यादा परिवारों ने कर्जे के कारण आत्महत्या करी। और पूरे देश में अगर बात करें तो ये संख्या लाखों में है। इतने के बाद भी सरकार ही कह रही है कोई कर्जे में नहीं है, तो हमारे पास क्या विकल्प था, या तो बंद कर दें या इसको चालू रखें। ये बात सही है कि हम ज्यादा मदद नहीं कर पा रहे, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सरकार में नहीं हूं ना भाई, मैं एमएलए नहीं हूं, मैं एमपी नहीं हूं, मेरे लोग एमपी एमएलए नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारी बात सुन नहीं रहे हैं, तो मैं मदद तो नहीं कर सकता। क्योंकि मदद कौन करेगा, मदद सरकार करेगी। भाई कर्जा माफी मेरे हाथ में, आपके हाथ में है क्या? आपसे लोग कहते हैं भाई साहब माफ कर दो, अरे आप कैसे कर दोगे, आप कोई कानून में थोड़ी आपके पास पावर है, ना मेरे पास पावर है। हम क्या कर सकते हैं, जैसे अमीरों का कर्जा माफ होता है वैसे ही आम जनता की कर्जा माफी का प्रयास कर सकते हैं। तो पहले तो तुम समझो अमीरों का माफ कैसे होता है और क्यों होता है, तुम समझोगे तो तुम समझा पाओगे लोगों को। अमीरों का कर्जा इसलिए माफ हो जाता है क्योंकि अमीर लोग संगठित हैं, अमीर लोग इकट्ठे हैं, उनकी जानकारी सरकार को होती है, बहुत सारी संस्थाएं हैं उनकी जो उनके लिए काम कर रही होती हैं और उनकी जानकारी सरकार तक भेज रही होती है। आम इंसान की जानकारी सरकार तक होती नहीं। अब कच्छ में कोई बच्चा परेशान है कर्जे के कारण, जैसे भाई ने बताया ना उसका परिवार की दिक्कत थी, परेशानी थी, अगर कोई कच्छ में या अहमदाबाद में परेशान है तो मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री को सपना आएगा क्या? उस तक तो जानकारी भेजनी पड़ेगी ना भाई। जानकारी कैसे भेजे, 2 तरीके, या तो तुम अकेले अकेले अपनी जानकारी भेजो या फिर इकट्ठे होकर के भेजी जाए। अकेले अकेले में हमारे एक व्यक्ति गया अभी मुख्यमंत्री के पास, गुजरात के मुख्यमंत्री के पास, उसने बताया कि मैं कर्जे के कारण परेशान हूं। उसने कहा भी तू अकेला परेशान है, तेरी हम कोई ज्यादा मदद नहीं कर सकते,
उसने कहा नहीं मैं अकेला नहीं हूं, बहुत सारे लोग परेशान हैं। कह रहे काहे बोलूं, जो लोग परेशान हैं वो सड़कों पर क्यों नहीं आ रहे, जो लोग परेशान हैं वो मुख्यमंत्री के पास, एमएलए एमपी के पास क्यों नहीं जा रहे, जो लोग परेशान हैं वो बाहर क्यों नहीं निकल रहे। बात सही भी है, एक आदमी की बात कोई क्यों सुनेगा, जब लोग इकट्ठे होंगे तो बात सुनी जाएगी। तो हमने तय किया कि लोगों को इकट्ठा किया जाए और उनकी बात सरकार तक पहुंचाई जाए। और कहीं पर भी अगर 100, 200, 500 लोग इकट्ठे होते हैं तो शायद सरकार पर दबाव नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ये 2, 4, 5 हजार, 10 हजार, 20 हजार, 50 हजार, 1 लाख लोग इकट्ठे होते हैं, सरकार के कान खड़े हो जाते हैं साहब। और अभी हमारे साथ गुजरात में 1.5 लाख से ज्यादा परिवार जुड़े हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं कम से कम उन्हें तो इकट्ठा किया जाए। और लोग बाहर क्यों नहीं निकल रहे इसको भी समझो। मैं उन्हें लोगों को बुरा नहीं कहता, मुझे भी मालूम है उनकी जेन्युइन समस्या है। कैसे, कई व्यापारी हैं 8 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ का कर्जा है, पूरी तरह मतलब सर तक पूरा कर्जे की दलदल में फंसा हुआ है। गाड़ी लोन पर, घर लोन पर, बच्चों की एजुकेशन के लिए लोन ले रखा है, क्रेडिट कार्ड से पैसा ले रखा है, प्राइवेट फाइनेंसर से ले रखा है, मार्केट से उठा रखा है, बिजनेस लोन ले रखा है, हर तरह का लोन है उसके ऊपर। लेकिन इसके बाद भी वो बाहर नहीं निकल रहा। क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि थोड़ा बहुत जो काम धंधा उसका चल पा रहा है, लोगों को पता नहीं है अभी उसके ऊपर इतना कर्जा है। उसको ये मालूम है अगर लोगों को पता चल गया मैं इतनी बुरी तरह कर्जे की दलदल में फंसा हूं तो मेरा काम धंधा जो थोड़ा बहुत चल रहा है वो भी बंद हो जाएगा। तो उनकी मजबूरी जेन्युइन है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो सब बाहर निकले, नहीं आ सकते, अपने परिवार के लोगों को भेज दें, अपने स्टाफ को भेज दें, अपने लोगों को जो उनके साथ काम करने वाले उनको भेज दें। ये बड़ा आदमी नहीं आ सकता लेकिन उसके स्टाफ के लोग तो आ सकते हैं, उन्हें भेज दें। हमारी कोशिश ये है कि 31 अक्टूबर एक ऐतिहासिक दिन बनना चाहिए, ना केवल गुजरात के लिए, पूरे देश के लिए। और आप सब वॉलंटियर, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप एक एक व्यक्ति तक ये जानकारी पहुंचाइए कि हमारा पहला उद्देश्य लोगों को आत्महत्या करने से रोकना है और दूसरा उद्देश्य सरकारों पर दबाव बनाना है ताकि सरकार हमारी बात सुने। जैसे अमीरों का कर्जा माफ होता है, जैसा राजेश्वर जी ने कहा शुरुआत में, कोई नियम होगा ना, उनका लोन राइट ऑफ किया जा रहा है, अंडर राइट किया जा रहा है, उनको हेयर कट दिया जा रहा है, उन्हें समय दिया जा रहा है, कोई तो नियम होगा। वही नियम आम इंसान के लिए क्यों लागू नहीं होता? एक देश में 2 कानून क्यों चल रहे हैं भाई? अगर आप अमीरों का कर्जा माफ करते हो, उन्हें समय देते हो, उनका लोन कम करते हो, उनका राइट ऑफ अंडर राइट हेयर कट दिया जाता है, यही फैसिलिटी आम व्यापारी को, आम नौकरी करने वालों को मिलनी चाहिए। यही हमारी मांग। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये मांग जायज है या गलत है? सही मांग है ना? सरकार कह रही है ये मांग गलत है, अब हम क्या कर सकते हैं? वही सरकार के सामने बैठ जाएंगे। तो इसीलिए हमने तय किया कि लोगों को बुलाया जाए। लेकिन जब तक हम लोगों की समस्या नहीं कर सकते, हम क्या क्या कर सकते हैं? जैसे आप में से जो लोग व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप में जैसा भाई ने कहा, मैं पर्सनली भी रिप्लाई करता हूं, लोगों को गाइड करता हूं और मैसेज पे ग्रुप में भी गाइड करता हूं। बेहतर यह होगा जिस व्यक्ति को पर्सनली गाइड कर रहे हो उसको भी ग्रुप में ही गाइड करो। कारण ये बहुत सारे लोग, ग्रुप में मानो 1000 लोग हैं, 1000 में से हो सकता है 100 को समस्या वो लेकर आओ, 99 बोल ही नहीं। क्यों? लोगों को बोलना भी नहीं आता है। आपको लोगों की समस्या समझनी पड़ेगी। वो जनता है, आम जनता को अपनी बात रखनी भी नहीं आती। जब वो कह रहा है ना ग्रुप में, अरे तुम मेरी मदद नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, वो हमें नहीं कह रहा, वो फ्रस्ट्रेटेड है बेचारा। उसे रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, उसे बैंक वाला परेशान कर रहा है, उसके सामने दिख रहा है उसे उसका घर, उसकी गाड़ी छीनने जा रही है, तो गुस्सा किसे दिखाएगा? वो हमें तो दिखाएगा। झेल लो, कोई बात नहीं। हमें कोई बुरा कहता हम सुन लेते हैं, कोई बात नहीं भाई, बोल ले। हमें भी पता है कि वो हम पर गुस्सा नहीं है, वो सिस्टम पे गुस्सा है। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ उसको एहसास कराना है कि तू जैसे हमसे सवाल कर रहा है ऐसे तू सरकार से भी सवाल कर। फेसबुक पर लिख, यूट्यूब पर वीडियो बना, जैसे भाई ने कहा मैं पॉडकास्ट करूंगा, वीडियो बनाऊंगा, चाहे 10 लोग सुनेंगे, 10 लोगों तक तो जानकारी पहुंची। कई लोग कहते हैं यार मुझे तो 100 लोग सुनते हैं। अरे 100 कम होते हैं क्या? 100 लोगों तक अगर आपकी जानकारी पहुंच जाए, 100 लोग आपकी वीडियो को, आपकी रील को सुन लें, तो इसका मतलब समझिए 100 लोगों के तक आपकी इंफॉर्मेशन पहुंची। उन 100 में से अगर 10 को भी कुछ फायदा हो गया, एक ने भी कुछ बदलाव कर दिया, तो कितनी बड़ी क्रांति खड़ी हो जाएगी। कोई क्रांति में भारत की देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो उस समय पर देश की आबादी लगभग 33 करोड़ थी। सारे 33 करोड़ के 33 करोड़ आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, मुश्किल से 1% लोग ही लड़ रहे थे। तो क्रांति तो 1% लोग ही करते हैं, लेकिन वो 1% कितना? 33 करोड़ का 33 लाख हो गया। 33 लाख लोग जब उतरे तो अंग्रेजों को भागना पड़ गया। अगर देश में, मेरा अंदाजा यह है, कम से कम 50 करोड़ लोग कर्जे के कारण परेशान है, हर दूसरा व्यक्ति कर्जे की दलदल में। अगर उसका 1%, सिर्फ 50 लाख लोग भी सड़कों पर उतर आए ना, तो सरकारों को हमारी बात माननी पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सरकार का ही किया धरा है।
सरकार ही जिम्मेदार है। नोटबंदी के लिए सरकार जिम्मेदार, जीएसटी के लिए सरकार जिम्मेदार, लॉकडाउन के लिए सरकार जिम्मेदार, महंगाई कम नहीं कर पा रही सरकार जिम्मेदार, रोजगार नहीं दे पा रही सरकार जिम्मेदार। ये सारी जिम्मेदारियां सरकार की। सरकार पल्ला झाड़ रही है तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? शांतिपूर्ण तरीके से, हमने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी, कोई गाली गलौच नहीं करना, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात पहुंचानी। और अगर सरकार के लोग आपसे बात करना चाहें, बुलाना चाहें तो जाइए, आपकी जानकारी सरकार तक भी भेजेंगे। हम सारे एमपीज को बुला रहे हैं, सारे एमएलएस को बुला रहे हैं, सारे मुख्यमंत्रियों को, पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी, वर्तमान मुख्यमंत्री को भी, सबको इनवाइट कर रहे हैं गुजरात के। जो आना चाहे रिवर फ्रंट मैदान आ जाए। वल्लभ सदन 31 अक्टूबर को रिवर फ्रंट मैदान में जाकर देख ले कितने लोग गुजरात के परेशान हैं। और मेरे ऊपर कर्जा नहीं है, मेरी टीम पर, राजेश्वर जी पर कर्जा नहीं है, नीरज जी पर कर्जा नहीं है, बाकी टीम के साथियों पर कर्जा नहीं है। हम तो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर हम बंद करना चाहें, 1 मिनट लगेगा साहब बंद करने में, लेकिन उस बंद करने के बाद ना जाने कितने लोग फिर से आत्महत्या करना शुरू कर देंगे। हमने बीच में कुछ समय तक अभियान नहीं चलाया था तो आत्महत्याओं की संख्या बढ़ गई थी। जब मैं गुजरात दोबारा आया, लोगों ने इनवाइट किया मुझे, मैं नहीं आया, गुजरात के लोगों ने बुलाया कि साहब यहाँ आओ। यहाँ पर सूरत में, राजकोट में, अहमदाबाद में ना जाने कितने व्यापारी हैं जो मरने की कगार पर, और हर दिन हमारी टीम लोगों को मरने से बचा रही है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मदद की। कई लोग जब ग्रुप में लिख रहे होते हैं कि मैं गलत कदम उठाऊंगा तो बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, नहीं भाई ऐसा नहीं करना यार, साथ मिलकर लड़ेंगे ना। क्या होता है जब नेगेटिविटी आती है ना दिमाग में, जब रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, घर में कमाई नहीं है, बच्चों को देख रहा होता है कि बहुत मुश्किल से जीवन बसर कर रहे हैं, तो उसके मन में नेगेटिविटी आ जाती है। उस समय पर कोई सहारा दे दे, बस वो मसीहा हो जाता सा। और हमें कोई मसीहा बनने का भी शौक नहीं है। हमारा उद्देश्य है अगर किसी का जीवन बचाया जा सकता है, जीवन बचाया जाए, सरकार से उन्हें मदद दिलवाई जाए। और अपनी तरफ से कोई कमिटमेंट मत करना कि हम पैसा दे देंगे, हम कोई और मदद कर देंगे, वो हम नहीं कर सकते भाई। करोड़ों लोग हैं, कितनों की मदद करें, कितनों को पैसा देंगे भाई? 2-4 की मदद करनी हो तो कर दें, करोड़ों की मदद तो नहीं हो सकती है। तो हमें करना क्या है? हमें सिस्टमेटिक तरीके से काम करना है, लोगों तक अपनी बात भी पहुंचानी है और लोगों को बताना भी है कि समस्या आपकी अकेले की समस्या नहीं है। अभी क्या लग रहा है जो व्यक्ति कर्जे के कारण परेशान है उसे लग रहा है मेरी दिक्कत है, सबका बढ़िया चल रहा है, किसी का भी बढ़िया नहीं चल रहा। ये जो तुम देख रहे हो ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं जिसमें फ्लैट में लोग रह रहे हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटियां हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, ये सब कर्जे में हैं। उनकी घर लोन पर है, उनकी गाड़ी लोन पर है, उनका एजुकेशन लोन चल रहा है बच्चों का, उनके पास 2-2, 3-3, 4-4 क्रेडिट कार्ड हैं, उसका लोन चल रहा है, उनके पास पर्सनल लोन चल रहा है। वो कोई खुश नहीं है, बस जैसे तैसे करके गुजारा कर रहे हैं। अभी मैंने एक वीडियो डाली थी अपने चैनल पर, अपने पेज पर, उसमें एक व्यक्ति ने बताया था कि हाई राइज बिल्डिंग में हम रह रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो क्या है, सब कुछ कर्जे पर है। हम तो ऐसी जाल में फंस गए हैं कि 5 लाख रुपए महीना सैलरी है और 5.5 लाख रुपया कर्जा है। हर महीने 5.5 लाख की तो किस्त जा रही है, तो कहां से दें? फिर क्या करें? क्रेडिट कार्ड से ले लेगा, पर्सनल लोन ले लेगा, क्योंकि घर का ही 1.5-2 लाख का EMI जा रहा है, 2-2.5 करोड़ का घर ले रखा है, क्योंकि वो भी दिखाना जरूरी है, बड़ी गाड़ी भी चाहिए। तो तुम्हें ये मत समझना कि जो लोग हैं बड़े बड़े अच्छी बिल्डिंगों में रह रहे हैं ये कर्जे में नहीं, सब कर्जे में फंसे हुए, बोल नहीं रहे। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल बोलेंगे। अब आने लगे ना, अभी आए ना हमारे पास, कितना 100 करोड़ का भी ऊपर का है, 127 करोड़ के लोन वाले भी लोग आ रहे हैं। आना ही पड़ेगा। और उन बड़े व्यापारियों से, उन जिनके ऊपर बड़े लोन हैं, 100-100, 200 करोड़ के लोन है, उन्हें भी मैं कहना चाहता हूं आज भी समय है, अभी बाहर निकल आइए, बोलना शुरू करिए। अगर लग रहा है आपको कि सबके सामने नहीं आ सकते, आपकी इज्जत है, मैं मानता हूं, पर्सनली आके मिल लो यार। अहमदाबाद में ऑफिस है, यहां आकर के मिल लो, राजेश्वर जी का नंबर मिल जाएगा, टीम के नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि मैं समझ सकता हूं उनकी एक इमेज है, उनकी एक इज्जत है, समाज में एक रुतबा है, वो नहीं आ सकते पब्लिकली। मत आओ पब्लिकली, पर्सनली मिल लो। क्यों? क्योंकि कल जब घर चला जाएगा, गाड़ी चली जाएगी, जब व्यापार पर कब्जा बैंक कर लेगा, तब भी तो सबको पता चल जाएगा ना। तो क्यों उस मनुष्य दिन का इंतजार करना यार। और जैसे किसी भाई ने कहा कि भाई जो अनसिक्योर्ड लोन है उसके बारे में तो बहुत वीडियोस रील हैं, सिक्योर्ड लोन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाती। असल में सिक्योर्ड लोन में व्यक्ति के हाथ में कुछ होता ही नहीं। कड़वी बात बता रहा हूं साहब, सरफेसी एक्ट पता है ना? सरफेसी एक्ट नहीं, मैं इसे सर फांसी एक्ट बोलता हूं। ये फांसी का एक्ट है। और अगर लोगों को पता चल जाए कि प्रॉपर्टी मोर्टगेज करना या लोन पर घर लेना कितना बड़ा पाप है, तो बिल्कुल नहीं लेंगे वो। पता है नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि आपने जब गाड़ी पर या घर पर या किसी चीज पर भी सिक्योर्ड लोन लिया किसी एसेट के बदले में, तो सिक्योर्ड लोन का मतलब है आपने वो चीज अब उसको बैंक को जब्ती कर दी।
मोर्गेज का मतलब जप्ती होता है। आप खुद ही लिख रहे हो, मैंने अपना घर, मैंने अपना दफ्तर, मैंने बैंक को जप्ती कर दिया। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का मतलब यह है। जब तुमने पहले ही दे रखा है और उसमें कौन सा नियम लागू होगा? बैंक तो इंतजार कर रहा है कि 3 इंस्टॉलमेंट तुम्हारी बाउंस हो और 13/2 का नोटिस लगे, 1-2 महीने का समय मिले 60 दिन का, फिर 13/4 का नोटिस लगे और फिर तुम्हारी प्रॉपर्टी को हड़प लिया जाए। और लोग कहते हैं, लोग बैंक उसमें सेटलमेंट नहीं करता। क्यों करेगा सेटलमेंट? आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है 1 करोड़ रुपए, लोन ले रखा है आपने उसमें 50 लाख का, तो बैंक के पास तो 50 लाख का सामान पहले ही एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। बैंक क्यों सेटलमेंट करेगा? बैंक तो चाहेगा कि तुम डूब जाओ, ताकि बैंक को 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल जाएगी, 50 लाख लोन में 70 लाख में बेच देगा, बैंक को 20 लाख का फायदा हो गया। और वो 20 लाख तुम्हें नहीं देगा एक्स्ट्रा, वो पेनल्टी में, सरचार्ज में, इंटरेस्ट में, इसमें काट लेगा। तो बैंक, आप पहले नियम नहीं समझते ना। जब पहले तो लोन लेते समय साइन करते चले जाते हो, पूछते नहीं है 50 पेपर पे, 50 पेज पे साइन क्यों करा रहा भाई? लोन लेना है सीधा, एक लाइन में भाई लिखा हो कि मैं आपको इतना पैसा दे रहा हूं, आपने इतना वापस करना है, एक लाइन का काम है। इसके लिए 50 पेज क्यों काले करा रहा है? बैंक लिखवा रहा है उसमें कि तुम्हारी प्रॉपर्टी बैंक के पास रहेगी, बैंक जब चाहे बेच सकता है, तुम्हारी अगर 3 इंस्टॉलमेंट बाउंस होंगे तो ये होगा। बैंक सारे नियम लिख देता है, बताता नहीं तुम्हें। और बैंक वाले जो मुझसे नाराज है ना, इसीलिए नाराज है, वो कहते हैं आप क्यों बता रहे हो, हम तो बताते नहीं। अच्छा, तुम भी मत बताओ और हम भी ना बताएं। हाँ, गुजराती को, जिसको गुजराती भी अच्छी तरह से पढ़नी नहीं आती, उसको इंग्लिश में नियम बता के दे रहा है। साइन नहीं करा रहा, अंगूठा लगवा रहा है। अबे जो अंगूठा लगा रहा है वो नियम कैसे पढ़ेगा? अच्छा, उस समय क्या होता है, बंदे को पैसा चाहिए होता है। बंदा सोचता है जो भी लिखा है ठीक है ना, पैसा दे। उसे नहीं पता होता है पैसे के उस पर साइन नहीं कर रहा, ये तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी सब साइन कर रहे हो। ऐसे गारंटर एक्ट है, लोग गारंटर बन जाते हैं। गारंटर का मतलब नहीं पता होता। गारंटर का मतलब पता है क्या है? एज पर दी गारंटर एक्ट, गारंटर का नियम कहता है कि अगर मान लीजिए मैंने आपकी गारंटी ली, तो मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं अगर आप लोन नहीं भरेंगे तो मैं भर दूंगा। यह है गारंटर का मतलब। बाद में जब गारंटर को नोटिस आता है, तब गारंटर आके हमें बोलता है साहब वो मुझसे पैसा मांग रहे, मैंने तो लिया नहीं। अच्छा, तूने गारंटी ली थी ना। अगर ये नियम बता दिया जाए तो कोई किसी गारंटी लेगा क्या? नहीं लेगा। लेकिन बताते नहीं, बैंक कहता नहीं बस गारंटर मतलब कोई जान पहचान का चाहिए बंदा आपका, जो आपके बारे में थोड़ा सा बोल दे क्या मैं जानता हूं बस। और गारंटर के साइन करा लेते हैं, गारंटर का नाम लिखवा देते हैं, हो गया काम। यानी अब आप भी उसके ऊपर एक तरह से देनदारी आपके ऊपर आ जाएगी। और आई है बहुत सारे लोगों की। बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए फंसे हुए कि उन्होंने किसी गारंटी ले ली थी। गारंटर एक्ट में यह भी प्रावधान है कि अगर गारंटर बन गए हो तो अपना नाम हटवा भी सकते हो, बैंक को भी नहीं बताता। मान लो मैंने आपकी गारंटी ली, मुझे आज पता चलेगा गारंटर एक्ट, आपको मैंने बोला भाई मैं अपना नाम हटवाना चाहता हूं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मेरी जगह कोई दूसरा गारंटर देना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बोलूंगा, आप मानोगे नहीं, बैंक नियम बताएगा नहीं। बैंक के पास जाओगे, बैंक कहेगा नहीं कुछ नहीं होता। इसलिए तुम्हें क्या करना है, लोगों से बोलो भाई बैंक से कोई भी बात करनी है रिटर्न में करें। ये भाई ने करा ना, मेल करा, ठीक है, मेल का फॉर्मेट ठीक नहीं था लेकिन मेल करा ना, जवाब आया। बैंक से जो भी बात करनी है रिटर्न में करनी है, और आपके पास उसकी एक कॉपी भी रहनी चाहिए। मेल करते हैं तो मेल की कॉपी तो रहती ही है, अगर आप लेटर भेजते हो तो उसकी भी प्रूफ रखो अपने पास, ताकि कल को जब बैंक कोर्ट जाएगा तो तुम्हारे पास प्रूफ होगा कि मैंने बैंक को अपनी स्थिति बताई थी। और अनसिक्योर्ड लोन में तो सेटलमेंट हो जाता है, क्योंकि बैंक को पता है कि डूब सकता है। सिक्योर्ड लोन में क्योंकि बैंक के पास प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, दफ्तर है, फैक्ट्री है और सामान रखा हुआ है, तो बैंक जनरली सेटलमेंट नहीं करता। बट फिर भी उसमें क्या किया जा सकता है? अगर मान लो अकाउंट एनपीए हो गया, एनपीए का मतलब होता है 3 इंस्टॉलमेंट अगर आपने नहीं भरी लगातार तो आपका अकाउंट एनपीए हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगर आप वो तीनों भर दो इकट्ठी तो आप उसको पीए भी करा सकते हो, यानी परफॉर्मिंग एसेट रेगुलर करा सकते हो, उसको रेगुलर कराना बोलते हैं। बैंक ये ऑप्शन भी नहीं देता। पहली बात, कोशिश करो 3 इंस्टॉलमेंट बाउंस मत होने देना। तुम भी ये समझाना कि भाई अगर तेरा कोई सिक्योर लोन है तो 3 इंस्टॉलमेंट बाउंस नहीं होनी चाहिए तेरी। 2 होगी तो सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता, 1 होती है तो सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता। अच्छा, मान लो फिर भी बिल्कुल पैसे नहीं है तो बैंक से रिटर्न में बात करना शुरू करो। सिक्योर लोन के बारे में बता रहा हूं, बैंक से रिटर्न में बात करो, लेटर दे करके कि भाई मैं किस्त नहीं भर पाऊंगा, मेरे लोन को रीस्ट्रक्चर करो। ये रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है? रीस्ट्रक्चरिंग में 2 ऑप्शन होती हैं, या तो आप ईएमआई का अमाउंट बढ़वा सकते हो, ड्यूरेशन कम करा सकते हो,
या ईएमआई को कम करा के ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हो। मान लो आपका 5 साल लोन रह गया अभी और आपकी किस्त जा रही है 50,000, आपको लग रहा है मैं 25,000 पे कर सकता हूं, तो आप बैंक को बोलो मेरा 5 साल का 10 साल कर दे भले ही, लेकिन इसको 25,000 कर दे। मानेगा नहीं बैंक, क्योंकि बैंक कहता है ऐसा नहीं है, वह नहीं है। बट आरबीआई का नियम है 2 बार आप अपने लाइफ में अपने लोन को रिस्ट्रक्चर करा सकते हो। मान लो जब लोन लिया था तो जॉब अच्छी थी, सैलरी ज्यादा थी, खर्चे कम थे, कमाई ज्यादा थी। आज महंगाई बढ़ गई, सैलरी नहीं बढ़ी, कमाई कम हो गई, तो कम से कम बैंक एक ऑप्शन आरबीआई देता है आपको, बट ये रिटर्न में मांगना उससे। अगर मान लो बैंक नहीं देता तो क्या कर सकते हो, तो बैंक से बोल सकते हो मुझे लीन पीरियड दे दो। लीन पीरियड क्या होता है? 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का एक समय होता है जिसमें आपको पूरी ईएमआई ना भर के इंटरेस्ट पे करना होता है। मान लो आपकी ईएमआई जा रही 50,000, तो उसमें इंटरेस्ट कितना होगा? अगर शुरुआत में होगी ईएमआई तो ऐसा तो नहीं है पहले दूसरे साल को डिफॉल्ट करेगा, क्योंकि पहले दूसरे साल तो भर देते हैं, लेकिन शुरुआत में लगभग 40% प्रिंसिपल और 60% इंटरेस्ट होता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते रहते तो ये इंटरेस्ट कम होता रहता है, प्रिंसिपल बढ़ जाता है। लेकिन मोटा मोटी 50,000 में 25,000 कम से कम इंटरेस्ट होगा, 25,000 आपका प्रिंसिपल होगा। आप कहते हो मैं सिर्फ इंटरेस्ट पे करूंगा, तो 25,000 पे कर दो, आपकी स्थिति थोड़ी ठीक हो जाए, 1 साल तक आप लीन पीरियड ले लो। इंटरेस्ट पे करने को तैयार है ना कि मैं इंटरेस्ट पे कर दूंगा। वैसे तो मोरेटोरियम में दिया जा सकता है, बट मोरेटोरियम में क्या होता है, मान लो हमने 6 महीने का मोरेटोरियम लिया, कई लोगों ने लिया था कोरोना में, तो वो क्या करते हैं, वो 6 महीने की इंस्टॉलमेंट को लास्ट में ऐड कर देते हैं, और 6 की बढ़ा कितनी देते हैं? 20, 25। क्योंकि लास्ट में क्यों ऐड करते हैं? वो कहते हैं जी हमारा सॉफ्टवेयर ही ऐसा है, ईएमआई को लास्ट में ऐड कर देता है। मान लो आपका 4 साल का लोन बचा है, 6 महीने का मोरेटोरियम लिया, तो 4 साल के बाद ऐड करेगा, तो तब तक क्या होगा, 4 साल तक इन 6 महीने पर इंटरेस्ट, पेनल्टी, सरचार्ज सब ऐड होकर के वो किस्त 6 ना बन के 20 बन जाती है। लोगों को ये भी नियम नहीं पता है। तो इसलिए बेहतर ये है, इस सब में फंसने से बेहतर है अगर आपका सिक्योर लोन है तो किस्त टाइम पर भरते रहो। और हमें लोग क्या कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं आप करो किस्त भरना बंद कर दो। हमने कभी किसी को कहा किस्त भरना बंद कर दो? तुम वॉलंटियर हो बेटा, किसी को बोल रहे हो क्या किस्त भरना बंद कर दो? हम नहीं बोलते, हम तो उल्टा बोलते हैं कि भाई किस्त भरता रहे। हम क्यों बोलेंगे भाई, बैंक का पैसा लिया, पैसा तो वापस कर रहे हैं, पैसा मारना थोड़ी हमने। लेकिन जब हम पर यह आरोप लगाया जाता है तो यह आरोप लगाने का कारण क्या है कि किसी कारण हम रुक जाएं, क्योंकि हम लोगों को नियम बता रहे हैं, हम गारंटर एक्ट बताते हैं, हम रिकवरी एक्ट बताते हैं कि जो रिकवरी एजेंट आपके आ रहा है, ज्यादातर रिकवरी एजेंट नकली हैं। अब तो खैर लोगों को पता चल गया। अभी तो मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें जैसे आया ना रिकवरी एजेंट, सीधा पूछते हाँ भाई डीआरए का सर्टिफिकेट दिखा। अच्छा क्या मैंडेटरी है डीआरए? बिल्कुल मैंडेटरी है। वो बैठे हैं हमारे बीच में, रिकवरी एजेंट भी बैठे हैं। डीआरए के बिना कर सकते हैं रिकवरी? कोई नहीं कर सकता। अगर कोई भी डीआरए के बिना रिकवरी कर रहा है तो समझ लेना वो रिकवरी एजेंट नकली है। बिना डीआरए के रिकवरी अलाउड नहीं होगी। और डीआरए क्या है? डेट रिकवरी एजेंट का सर्टिफिकेट होता है जो कोर्स करना पड़ता है। अच्छा, जो डीआरए सर्टिफाइड होगा वो गाली गलौज नहीं करेगा, वो बदतमीजी नहीं कर सकता, उसे पता है सुबह 9 बजे से पहले और शाम को 7 बजे बाद घर नहीं आ सकता। वो होम विजिट लेटर लेकर के जाएगा अगर होम विजिट करनी है, उसके पास आई कार्ड होना जरूरी है, वो आई कार्ड लेके जाएगा। अच्छा, जो बिना आई कार्ड के आ रहा है, जो बिना डीआरए के आ रहा है, जो बिना होम विजिट लेटर के आ रहा है, ये नकली है। वो पेरोल पे दिखाती नहीं कंपनी, बस बदमाश रखे हुए हैं। तो तुम्हें क्या करना है, जैसे तुम अवेयर हुए जनता को अवेयर करो। भाई जैसे ही घर पे आएगा पहले उससे पूछना डीआरए दिखा। आगे कोई बात ही नहीं कर रही, वो कहेगा मेरी किस्त रह गई, जो रह गया वो छोड़ना, पहले डीआरए का सर्टिफिकेट दिखा दो। असली होगा तो दिखा देगा तुरंत, फोन में दिखा दे या कॉपी दिखा दे। उसके बाद उसका आई कार्ड मांगना है, होम विजिट लेटर मांगना है। अगर वो सब चीजें हैं तब उससे बात करनी है। और अपनी तरफ से किसी रिकवरी एजेंट से भी बदतमीजी मत करो, क्योंकि वो रिकवरी एजेंट भी, ज्यादातर रिकवरी एजेंट सैलरी पर नहीं है, कमीशन पर है। बहुत सारे रिकवरी एजेंट खुद आके बताते हैं साहब हम क्या करें बताओ, अगर हमें रिकवरी नहीं करेंगे तो हमें पैसा नहीं मिलेगा। तो एक सिस्टम ऐसा बना दिया गया जिसमें सब परेशान है। अभी देखा होगा एक बैंक एम्प्लॉय ने नौकरी छोड़ दी इसी परेशानी के कारण। वो लोन में काम करती थी, 4 साल भी झेल नहीं पाई। वो कहती इतना प्रेशर है हमारे ऊपर, क्योंकि बैंकों का धंधा है। हर एक का कोई प्रोडक्ट होता है ना कंपनी का, बैंक का प्रोडक्ट पैसा है, वो पैसा बांट करके ही काम कर सकता है। और बैंक कितनी चालाकी से काम कर रहे हैं, बैंक की कोई भी ब्रांच अपनी खरीदी हुई नहीं, सब रेंट पर है। और तुम्हें क्या कह रहे हैं, घर खरीद लो, दुकान खरीद लो, ये खरीद लो, घर तो अपना ही होना चाहिए। अरे तो तेरा क्यों नहीं अपना भाई? और पता है मेरे को तो एक बैंक वाले ने बताया उनका फर्नीचर भी रेंट पर होता है। मुझे पता नहीं था, उन्होंने कहा सारा फर्नीचर रेंट पर होता है, जब मर्जी उठा के भैया दे देंगे।
तो बैंक हमें तो सब चीज बेच रहा है लेकिन खुद नहीं खरीद रहा है, यानी वो समझदार है। और तुम लोग भी ध्यान रखो, और खासकर से महिलाएं ध्यान रखें। महिलाओं के मन में क्या आ गया, घर तो अपना ही होना चाहिए। अरे भाई, लोन पर लिया गया घर अपना नहीं होता। अगर एक किस्त भी बची हुई ना, एक किस्त भी, तो मालिक आप नहीं, मालिक बैंक है। और आप लोग तो गुजराती हो, गुजरात में मैं समझता हूं कि ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए थी, हो रही है। लोगों ने 50-50 लाख रुपए के घर खरीद रखे हैं, जो पैसा धंधे में लगा सकते थे और एक धंधे से 10 घर बना सकते थे, वो घर खरीदने में फंस गया बेचारा। अब 50 लाख का घर खरीदना है अगर आपको, तो लोन पूरा नहीं होता, 80% लोन होगा, यानी 10 लाख रुपए तो आपको पहला चाहिए डाउन पेमेंट। उसके बाद 40 लाख रुपए का इंस्टॉलमेंट बनवाओगे तो 40,000 की किस्त बनेगी, 40,000 रुपए महीना भी देना है। बेहतर ये नहीं है कि वो 10 लाख रुपए से धंधा कर लो और कोई 10-15,000 रुपए की किराए पे जगह ले लो, 5 साल रह लो, 5 साल में उस 10 लाख से हो सकता है इतना कमा लो कि घर कर लो। लेकिन ये जो फीमेल में के दिमाग में डाल दिया गया घर अपना ही होना चाहिए, उन्हें बताओ कि बैंक के से लिया हुआ घर अपना नहीं होता जब तक एक भी किस्त बची है। तो आपने लोन कराया 20 साल 30 साल, अभी तो 40-40 साल का लोन कर रहे हैं हाउसिंग लोन। मतलब जीवन में बंदा घर ही बना पाएगा और कुछ नहीं बना पाएगा। 40 साल यार, मतलब 20 साल की उम्र में उसे लोन मिला, 60 साल तक तो वो भरता रहेगा लोन, और 60 साल तक उस महिला को लग रहा है हमारा घर हो गया। घर आपका नहीं हुआ, घर बैंक का है। 40 साल में कभी कभी कुछ ऊंच नीच हो सकता है, एक भी किस्त बाउंस होनी शुरू होती है तो आप सरफेसी एक्ट के दायरे में आने शुरू हो जाते हो। 3 किस्तें बाउंस होते ही आपने जितना पैसा दिया वो सब खत्म। क्यों? क्योंकि बैंक इंटरेस्ट, पेनल्टी, सरचार्ज इतना लगा देगा कि आप उससे निकल नहीं पाओगे जाल से। तो ये जाल है, इसमें मत फंसो। पहली कोशिश करो फंसो मत। दूसरी कोशिश, अगर फंस गए तो जल्दी से जल्दी इससे बाहर निकलो। जल्दी बाहर कैसे निकल सकते हो? कोशिश करो हर साल 12 की बजाय 13 इंस्टॉलमेंट जमा कराओ, बस एक इंस्टॉलमेंट एक्स्ट्रा जमा करा दो। तो क्या होगा, 5 साल के अंदर आपकी 5 महीने की इंस्टॉलमेंट एक्स्ट्रा जमा है। मान लो कभी कोई ऊंच नीच हो गया तो 5 महीने तक आपको टेंशन नहीं देगा बैंक, क्योंकि 5 महीने के पैसे एक्स्ट्रा गए हुए। थोड़ा सा दिमाग से चला जा सकता है यार। जब आपने लोन लिया, शुरुआत में तो स्थिति ठीक होती है ना बंदे की, तो उसको पता है 2-3 साल तो मैं आराम से भर लूंगा, तो उसको ये बता दो कि भाई तू 12 की बजाय 13 इंस्टॉलमेंट भरता रहे। एक एक्स्ट्रा भर दे साल में, 2 भर दे तो और अच्छा होगा। क्या, जितना जल्दी इंस्टॉलमेंट भर दोगे उतना बाद में कम इंस्टॉलमेंट भरनी पड़ेगी। हो सकता है आपने 4 इंस्टॉलमेंट एक्स्ट्रा भरी हो तो 6 महीने का आपको बेनिफिट मिल जाए, अगर आप कोई डिफॉल्ट नहीं करते हो। और अगर आप डिफॉल्ट कर भी देते हो तो 4 महीने तो आपके पास सेफ हो गए ना, कि 4 महीने की मेरी किस्त पहले से गई हुई। वरना कस्टमर के पास सिक्योर्ड लोन में ज्यादा अधिकार नहीं है। कई लोग कहते हैं मैं डीआरटी चला जाऊंगा। डीआरटी पता है क्या है? डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। वो रिकवरी के लिए बनाया गया ट्रिब्यूनल नहीं है, ट्रिब्यूनल है, डेट रिलीफ ट्रिब्यूनल नहीं है। वो रिलीफ नहीं देता। और उसमें भी जाने के लिए पता है क्या करना पड़ता है? जितना आपका आउटस्टैंडिंग है उसका 10% पहले जमा करना पड़ेगा। अब मुझे समझ नहीं आती नियम बनाया किसने भाई। कब जाते हैं डीआरटी में? जब आपका लोन इंस्टॉलमेंट बाउंस हो जाता है या एनपीए हो जाता है। एनपीए कब हो जाता है? जब आप 3 महीने नहीं दे पाए। मानो आपकी किस्त है 50,000 की, तो 3 महीने क्यों 1.5 लाख? क्योंकि आपके पास 50,000 नहीं थे तभी तो आप डिफॉल्ट करें ना। अब बैंक क्या कह रहा है, आप डीआरटी चले जाओ और वहां कितना जमा करो? 10%। 10% किसका? आउटस्टैंडिंग का। आउटस्टैंडिंग कितना? 50 लाख, उसका 10% 5 लाख। अब अगर इसके पास 5 लाख होता तो 50,000 नहीं भर देता। पता नहीं कौन सा नियम बनाया, कहां से बनाया। आप 50,000 नहीं भर पा रहे, इसलिए आप पहले 5 लाख भरो फिर डीआरटी में जाओ। जो 50,000 नहीं भर पा रहा हो 5 लाख कहां से भरेगा? बट ये नियम तो लोन लेने से पहले सीखना था ना, कि डीआरटी में जाऊंगा तो क्या होगा, डिफॉल्ट हो जाएगा तो क्या होगा। ये बैंक से पहले ही पूछ लो। और हर वो व्यक्ति जो हाउसिंग लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कोई भी सिक्योर लोन लेने जा रहा है, सबसे पहला काम वो यही करे, वो ये पूछ ले कि अगर मैं कल बाई चांस नहीं भर पाया तो क्या होगा। मान लो मेरी डेथ हो गई तो क्या होगा, क्या मेरा लोन इंश्योर्ड है। और बहुत सारे लोगों को झूठ बोलते हैं, इंश्योरेंस का पैसा काट लिया, 1 साल का इंश्योरेंस कर दिया, अगले साल ना आपसे पूछा उन्होंने, ना आपने पूछा जा करके, और आपको तो लग रहा है मेरा तो लोन सिक्योर्ड लोन इंश्योर्ड है। 5 साल 10 साल बाद जब कोई हादसा हो जाता है तब पता चलता है कि वो तो 1 साल का ही था, अगले साल तो आपको जाके प्रीमियम दोबारा जमा कराना था। अरे भाई, जब तुम इंस्टॉलमेंट ले रहे हो 40,000, उससे 41,000 ले लो, उसी में डाल दो ना प्रीमियम। लेकिन डिफॉल्ट करवाना है
वो चाहते हैं कि ये प्रॉपर्टी हम हड़प लें। एक्चुअल में ये एक नेक्सस चल रहा है, एक पूरा षड्यंत्र चल रहा है, गरीबों की संपत्ति अमीरों तक कैसे पहुंचाई जाए। तभी पहुंचेगी जब तुम डिफॉल्ट करोगे। तो डिफॉल्ट करवाना ही करवाना है। और बैंक कब तक तुम्हें लोन देता रहेगा? जब तक तुम डिफॉल्ट ना कर जाओ। हमेशा ध्यान रखना, बैंक आपको एक क्रेडिट कार्ड देगा, उसके ऊपर पर्सनल लोन दे देगा, फिर और दे देगा, फिर और देगा। आप लेते रहो वो देता रहेगा, आप भरते रहो वो देता रहेगा। वो कभी कुछ नहीं पूछेगा वो क्या कर रहा है। जैसे चूहेदानी में चूहे को फंसाने के लिए डालते हैं ना, मछली को फंसाने के लिए दाना डालते हैं। हर दाने में मछली फंसती नहीं, लेकिन हर मछली कभी ना कभी दाने के चक्कर में फंसती है। वो इंतजार कर रहे हैं जब तक तुम डिफॉल्ट नहीं कर जाते। जिस दिन तुम डिफॉल्ट कर जाओगे उस दिन वो सारे नियम कायदे कानून लेके आ जाएंगे। हाँ भैया आजा, बड़े दिन बाद आया है, आज फंसा है, आज ऊंट आया पहाड़ के नीचे। ये सच्चाई है, क्योंकि उनकी कमाई तभी होगी। क्रेडिट कार्ड फ्री में दे रहे हैं, कैशबैक दे रहे हैं। 1 लाख रुपए की शॉपिंग करो, 5,000 आपको मिल जाएगा एक्स्ट्रा। अरे पागल है क्या? कोई फ्री में पैसा 1 रुपया भी देता है? क्यों दे रहा है? वो इंतजार कर रहा है। तो डिफॉल्ट तो कर, फिर बताऊंगा मैं तेरे को। ये जितना भी कैशबैक है, क्रेडिट कार्ड से ये ले लो वो ले लो, ये सब जाल है। इस जाल में जितना हो सके इससे दूर रहो, और अगर फंस गए हो तो निकलो इससे बाहर। क्योंकि मैं फंस चुका था इस जाल में। लोग मुझे कहते हैं आप क्यों बताते हो? क्योंकि मैं फंस गया था भाई, मैं कर्जे की दलदल में फंस गया था। मेरे पास 7 क्रेडिट कार्ड हुआ करते थे और लगभग हर क्रेडिट कार्ड की लिमिट 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख की थी। और मुझे प्राउड फील होता था मेरे पास 20 लाख रुपए हमेशा पड़े रहते हैं। लेकिन जब मैं उस जाल में फंसा तो मुझे समझ में आया कि मैं तो मर गया यार। और आज मेरे पास एक भी क्रेडिट कार्ड नहीं है। मैं भी दिखा दूं, मेरे पास सिर्फ डेबिट कार्ड यूज करता हूं। आज 6-7 साल हो गए मैंने क्रेडिट कार्ड नहीं यूज करा। जब इस दलदल से बाहर निकला तो मैंने सबसे पहला काम क्या करा, मैंने सोचा यार बहुत सारे लोग होंगे जो दलदल में होंगे, तो मैंने जो जो किया, कैसे फंसा, क्या क्या गलतियां की और कैसे निकला, इसकी वीडियो बनाता हूं। तो मेरा ट्रेनिंग, क्योंकि मैं ट्रेनर हूं, एक ट्रेनिंग सेशन चल रहा था, बड़ा हॉल था, 200-250 लोग थे। आपने अगर वो वीडियो देखा हो, कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके, वो एक हॉल में ट्रेनिंग था। ये सोचकर नहीं बनाया गया था कि कभी किसी का काम आएगा, किसी का जीवन बचाएगा। बस ये कि मैं कैसे फंसा और कैसे निकला मैं बताता हूं, ताकि लोगों की मदद हो जाए। मेरे स्टूडेंट बैठे थे वहां। उसके बाद हमने वो ट्रेनिंग पेड कर दी, 5,000 रुपये लेते थे, सिखा देते लोगों को। फिर समझ में आया कि यार जब ये कर्जा मुक्ति अभियान चलाए, इतने लोग परेशान हैं, हमने वो ट्रेनिंग फ्री कर दी। और हमारे यूट्यूब चैनल पर, जो पहला चैनल बंद कर दिया गया, उस पर ही लगभग 30 लाख लोगों ने वो ट्रेनिंग अटेंड की थी। सरकार ने वो चैनल ही बंद कर दिया। क्यों? तुम क्यों मदद कर रहे हो? हमें क्या फर्क पड़ता है? हमने दूसरा चैनल बना लिया, उस चैनल पे भी 1.5 लाख लोग देख चुके हैं। क्योंकि जिसको परेशानी हो तो जाएगा भाई। और सच में वो ट्रेनिंग अटेंड करना, इसलिए नहीं कह रहा कि मेरी ट्रेनिंग है मैंने बनाई है ना, इसलिए कह रहा हूं कि उस ट्रेनिंग में कर्जे से बाहर निकलने के 20 से ज्यादा तरीके बताए गए हैं। कोई ना कोई तरीका तुम्हारे काम आ जाएगा। और जितने लोग भी तुम्हारी जानकारी में, सबको यही बताओ कि भाई कुछ मत कर, सबसे पहले तू कर्जे फंसा, ट्रेनिंग अटेंड कर, फ्री है। अगर उसने जेन्युइनली अटेंड कर ली ना, कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। क्योंकि मैं फंसा था, मैं ऐसे निकला। और लोग फंसते कैसे हैं यार? कोई जानबूझ के फंसता है क्या? हम सब समझदार होते हैं, समझदारी से काम कर होते हैं, जानबूझ के कोई नहीं फंसता। क्या सोचता है, यहां फंस गया, यहां से ले लेता हूं, पैसा आ जाएगा, व्यापार करूंगा, काम धंधा करूंगा, फिर निकल जाऊंगा, ये भी चुका दूंगा और ये भी चुका दूंगा जो नया ले रहा हूं। तो पहले क्या करता है? पहले वो एक लोन लेता है, पर्सनल लोन लेता है या बैंक से लोन लेता है, उसको चुकाने के लिए फिर दूसरा लेता है। अच्छा, घर का खर्चा भी नहीं चल रहा तो घर का खर्चा भी उसी से चलाता है लोन लेकर के। क्रेडिट कार्ड से भी घर का खर्चा चला रहा है, फिर वो हो गया, अब क्रेडिट कार्ड मिलने बंद, तो फिर रिश्तेदारों में जाता है, भाई कुछ दे दे। फिर रिश्तेदारों से मिलना बंद, तो फिर साहूकार के पास जाता है, फिर साहूकार से भी ले लेता है। करते करते पता चला पर्सनल लोन भी हो गया, हाउसिंग लोन भी हो गया, गाड़ी पर लोन हो गया, फिर पर्सनल लोन से के बाद रिश्तेदारों से ले लिया, फिर साहूकार से हो गया। उसे पता ही नहीं चला, धीरे 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 वो दलदल में फंस गया। और कर्जे की दलदल इसी को कहा जाता है। कभी भी कर्जा चुकाने के लिए कर्जा मत लेना, क्योंकि आप दलदल में फंस जाओगे। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। और इंसान को उस समय लगता है मैं बहुत समझदार हूं, अरे मैं तो नहीं फंसूंगा यार, मेरी तो रणनीति फिक्स है, यहां से पैसा आएगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा। जैसे जैसे तुमने सोचा, अगर एक स्टेप भी गलत हो गया तो इतनी बुरी तरह गिरोगे कि कोई संभाल नहीं पाएगा। और कर्जा सच में ऐसी बीमारी है बेटा, मैं तो झेल चुका हूं ना, मुझे पता है। कहा भी ना जाए,
और सहा भी ना जाए। रिश्तेदारों को भी पता चल जाए ना कि आप कर्जे में हो, रिश्तेदार बात नहीं करते यार। मैंने वो टाइम देखा है, तब बेकार है, तो ये तो फंस गया, कुछ नहीं हो सकता, इससे बात करोगे थोड़ी देर में पैसा ना मांग ले। आप नहीं मांग रहे, लेकिन उसको लगता है कर्जे में फंस गया तो इससे बात नहीं करनी। तो उसकी मानसिक स्थिति समझो उस व्यक्ति की। लोग मुझे कहते हैं ना कि आप क्यों कर रहे हो, क्यों मदद कर रहे हो? इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है वो दौर। ऐसे लोग मर नहीं जाते, ऐसे ही लोगों के मन में नेगेटिविटी नहीं आ जाती। आती कब है? जब उसे दिख रहा होता है कि सारे रास्ते बंद हो गए। और ऐसे समय में कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। मैं, तुम, हम सब जितने वॉलंटियर डूबते को तिनके का सहारा है। पता नहीं कितने लोग इस उम्मीद पर जिंदा हैं आज भी कि शायद कुछ हो जाएगा। और सब कुछ खो जाने से भी ज्यादा बुरा है उम्मीद का खो जाना। कम से कम हमने उम्मीद जिंदा रखी हुई है। और मुझे विश्वास है, आज हो, कल हो, 6 महीने में हो, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जितना समय लग जाए, एक न एक दिन सरकारों को ये बात माननी तो पड़ेगी कि हमारी मांग जायज है और ये बड़ी समस्या है। अभी तो सरकार समस्या नहीं मान रही। पहली लड़ाई हमारी समस्या मनवाने की है। उसके बाद ऐसा नहीं है समस्या समाप्त हो जाएगी। जब सरकार मान लेगी तो फिर हमें नियम बनवाना है। तुम्हें भी लोग कहते होंगे ग्रुप में, कैसे कर्जा माफ होगा? कई लोग कहते हैं कर्जा सबका माफ करेंगे तो देश डूब जाएगा। है? सीधा से नियम बताओ भाई। जब अमीरों का कर्जा माफ होता है लाखों करोड़ का, तब देश नहीं डूबता? वो कहते हैं नहीं जी, वो तो बड़ा टैक्स देते हैं, बड़ा ज्यादा पैसे देते हैं। चलो जी ठीक है, हम ऐसा नियम बनाने जा रहे हैं या सरकार से बनवाना चाह रहे हैं, 1 रुपए का भी सरकार पर बर्डन नहीं पड़ेगा और सबका लोन माफ हो जाएगा। और जब ऐसा कहता हूं, लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो जाएगा? 1 रुपए का भी बर्डन नहीं पड़ेगा सरकार पे। क्या करना है? जैसे कोरोना के समय में नरेंद्र मोदी जी ने पीएम केयर फंड बनाया था, ऐसे एक फंड बना दें, डेट रिलीफ फंड, कर्जा मुक्ति कोष। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के स्तर पर भी बना दें, मुख्यमंत्री के स्तर पर भी बना दें, हर एमएलए, हर एमपी के स्तर पर बना दें। और क्या करें? जितने लोग भी देश में कर्जे के कारण परेशान हैं, उनसे कहा जाए उसमें 1000 रुपए महीना डालो। 1 महीने में जितना पैसा उसमें आएगा, उस पैसे का इस्तेमाल जनता की कर्जा माफी के लिए होगा। मानो 1 करोड़ लोग डालते हैं, सिर्फ 1 करोड़, 1,000 रुपए महीना, तो हर महीने कितना आया? 1000 करोड़। 1000 करोड़ इस्तेमाल कर लो कर्जा माफी के लिए। जिनका एक बार हो गया उनको बोलो अभी तेरा दोबारा नहीं होगा, अभी जिनका रह गया उनका होगा अगले महीने, फिर अगले का अगले महीने। तो क्या होगा? हमने पूरी कैलकुलेशन करी, मात्र 5 साल में देश का हर नागरिक कर्जा मुक्त हो जाएगा। अगर करना चाहें तो 1 रुपया भी सरकार की जेब से 1 रुपया नहीं गया। और मैंने कहा मेरे नाम से बनाओ, प्रधानमंत्री अपने नाम से बनाए, मुख्यमंत्री अपने नाम से बनाए। और क्या करें? नियम बना दें, अगर किसी जिले में कोई भी व्यक्ति कर्जे के कारण आत्महत्या करता है तो उस राज्य के, उस जिले के जिला अधिकारी के ऊपर केस बनेगा हत्या का। जो डीएम है उसके ऊपर केस बनेगा, भाई तेरे यहां पे आत्महत्या कैसे हुई? कर्जे के कारण। तो डीएम क्या करेगा? डीएम नीचे बोल देगा पुलिस वालों को, ओए कोई आत्महत्या नहीं करना चाहिए। वो ब्लॉक में बोल देगा, ब्लॉक वाला गांव में बोल देगा, ओए कोई आत्महत्या नहीं करना चाहिए। बच गए लोग। बचा लो जीवन यार लोगों का। प्रॉब्लम क्या है? करना नहीं आता या करना नहीं चाहता। नहीं आता तो सिखाया जा सकता है, नहीं चाहता का कोई इलाज नहीं है। लग रहा है सरकारें समस्या का समाधान करना नहीं चाहती। और क्यों नहीं चाहती? क्योंकि ज्यादातर रिकवरी एजेंसियां नेताओं की हैं। ज्यादातर जो प्राइवेट बैंक, एनबीएफसी चल रही हैं, उसमें नेता इन्वॉल्व है। अब पता चल रहा है अंदर जब जा रहे हैं तो ये तो बैंकिंग का धंधा जो है नेताओं का धंधा है। तो वो तो चाहते ही नहीं कि जनता कर्जा मुक्त हो, वो तो चाहते हैं कर्जे की दलदल में फंसी रहे जनता। तो फिर जनता को उठना पड़ेगा भाई, हमें अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, इकट्ठा होना पड़ेगा और उनके साथ सिंपैथी रखो जो कर्जे में है। मैं तो सबसे नहीं मिल सकता, राजेश्वरी जी सबसे नहीं मिल सकते, हम सब सबसे नहीं मिल सकते। तुम मिलते हो ना ग्रुपों में कहीं, उनको बोले यार मैं तेरी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, 2-4 बातें बोल रहा, सुन लो यार, हम भी तो सुनते हैं रोज, हमें फेसबुक पे गालियां भी पड़ती हैं, बुरा भी कहते हैं। अच्छा कई बार तो हमें भी दुख होता है, हमारे बच्चे भी बोलते हैं, मेरी वाइफ बोलती है क्यों आप ये कर रहे हो, काम भी कर रहे हो, गालियां भी पड़ रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे अपने ही तो हैं। गुस्सा किससे करता है? अनजान आदमी से गुस्सा करोगे क्या सड़क चलते? किससे लड़ोगे? भाई से लड़ोगे, बहन से लड़ोगे, भाई परिवार में तो लड़ोगे। तो मुझे पता है मेरे परिवार के लोग हैं मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं, करने तो यार, कम से कम वो मुझसे उम्मीद लगाते हैं कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ शायद। और 1 रुपया भी नहीं लेना है, लिया भी नहीं है तुम में से किसी ने, लेकिन कई लोग ले रहे हैं। कल भी रात को ग्रुप में डाला गया एक व्यक्ति के बारे में,
1200 ले रहा है। हाँ, उसको वैसे रात उसकी क्लास बहुत अच्छी तरह लगा दी तुम लोगों ने, इतने फोन उसके पास गए, इतने फोन उसके पास गए। हाँ, उसको समझ में आ गया कि यार ये तो तुमने किया क्या, तुमने भी डाला है। हाँ, फोन बंद ही कर दिया होगा क्योंकि वो संभव नहीं था। फ्रॉड कर रहे हैं, 1290 रुपए कुछ ले रहे हैं यार, क्या। हाँ, डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। कर्जा मुक्ति अभियान जब पूरी तरह से फ्री है तो यार क्यों इसे बदनाम कर रहे हो। और मैं गलती उसकी नहीं मान रहा जो पैसे ले रहा है, मैं गलती उसकी मानता हूं जो दे रहा है। अरे भाई, कितनी बार चिल्ला चिल्ला के मैंने बोल दिया कर्जा मुक्ति अभियान पूरी तरह निशुल्क है। निशुल्क को इंग्लिश में फ्री बोलते हैं, गुजराती में क्या बोलते हैं? तभी भी लोग नहीं मान रहे तो मैं क्या बोलूं, बताओ। भाई 1 रुपया भी नहीं देना, और कोई 1 रुपया भी मांगे कर्जा मुक्ति के नाम पर, रजिस्ट्रेशन नाम पर, फॉर्म भरने के नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर, प्रमाण पत्र के नाम पर, तुरंत उसकी पुलिस कंप्लेंट कर दो। वो हमारा आदमी नहीं हो सकता, क्योंकि कर्जा मुक्ति अभियान 1 रुपया भी किसी से नहीं लेगा। और अभी 31 तारीख को जो होने वाला है ना, ये ऐतिहासिक होने वाला है। आप सब तो इस इतिहास का हिस्सा बन रहे हो, क्योंकि आप अपने सामने बनते हुए देख रहे हो इस इतिहास को। बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं। लोगों ने बताया, अभी बात करेंगे, लोगों ने बताया, कह रहे साहब हमारे यहां से हजार लोग इकट्ठा हो रहे हैं, सोसाइटी इकट्ठा हो रहे हैं, वो तय कर रहे हैं कि हम सब लोग आए। सोचो, गुजरात के कम से कम 100-200 ऐसी सोसाइटियां हैं जहां से हजार लोग इकट्ठा होकर मन बना रहे हैं कि हम सब पहुंचे। हो सकता है पूरा अहमदाबाद वहां सड़कों पर नजर आए, कुछ भी हो सकता है उस दिन, क्योंकि लोग परेशान हैं। लेकिन परेशानी कब तक होती है पता है? जब बंदा अकेला परेशान होता है, जब बंदे को लगता है अरे इतने परेशान है, मैं तो अब क्या छुपाना रहा, अभी तो चली। हाँ, और बहुत सारे लोग देखने भी आएंगे उस दिन, सिर्फ कोई बात नहीं, जैसे आए स्वागत है। और उसी दिन कर्जा मुक्ति के प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे उनको। प्रमाण पत्र क्या करेगा? प्रमाण पत्र किसी को दिखा सकते हो, बैंक वाले को दिखा सकते हो, रिकवरी वाले को दिखा सकते हो, कोई कहीं से कोर्ट में केस चल रहा है, कहीं पर कोई नोटिस आ गया, वहां दिखा सकते हो भाई मेरा कर्जा मुक्ति का प्रमाण पत्र आया हुआ है, जब तक मेरा कर्जा माफ नहीं होता है, सरकार को निर्णय नहीं लेती, तब तक मुझे समय दे दो। और जो पुराने कई लोगों को प्रमाण पत्र मिले हुए हैं, कई लोग कह रहे हैं मैंने पहले ले लिया था, नहीं, ये वाला अलग है प्रमाण पत्र। ये वाला प्रमाण पत्र बहुत अपग्रेड किया गया है, और ये प्रमाण पत्र इतना पावरफुल बनाया गया है कि कोई भी कितना ही बड़े से बड़ा अधिकारी हो, कितने से बड़ा बैंक हो, वो बैंक, वो अधिकारी आपके इस प्रमाण पत्र को सीरियसली लेगा। ऐसा प्रमाण पत्र तैयार कर रहा हूं इस बार, ताकि जिन लोगों ने पुराना प्रमाण पत्र ले भी रखा है वो लोग भी नया प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर लें, उनके पास नया प्रमाण पत्र भी रहे। उन्हें भी बताओ, जिन लोगों ने पहले प्रमाण पत्र ले रखा है कि तूने ले रखा, कोई बात नहीं, दोबारा ले, नया वाला ले, क्योंकि नया वाला जो प्रमाण पत्र है ये ज्यादा पावरफुल बनाया गया है, ज्यादा अपडेटेड करके बनाया गया है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, सारे बैंकों को भी नोटिस भिजवाएंगे प्रमाण पत्र बांटने के बाद कि भाई किसी के पास अगर हमारा ये प्रमाण पत्र है तो उसके साथ हरेसमेंट नहीं होना चाहिए, उसके साथ बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, उसके साथ गाली गलौज नहीं होनी चाहिए, उसकी बात सुनी जाए। अगर बैंक उसकी बात नहीं सुनता तो बैंक के अधिकारियों पर केस किया जाएगा। मजबूत करके बना रहे हैं ताकि एक एक व्यक्ति की कर्जा मुक्ति हो सके, कम से कम कर्जा मुक्ति की शुरुआत हो सके। तो जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है उनके फॉर्म भरवाओ, और फॉर्म भरवाने के लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लोगों को लगता है कहीं जाना पड़े, आना चाहे आ जाए, नहीं तो सिर्फ इतना बोलो गूगल पे सर्च कर कर्जा मुक्ति अभियान, पहली वेबसाइट हमारी आएगी www.karzmuktbharat.co.in, वहां पर फॉर्म भर दो, और फॉर्म ऑनलाइन ही भरा जाना है। उसका ऑनलाइन के बाद एक्नॉलेजमेंट भी आता है, जब फॉर्म सबमिट करते हो तो वो आ जाता है सामने, तो आपके पास रिसिप्ट भी हो गया, उसके पास प्रूफ हो गया। ऑफलाइन भरेगा, रिसीविंग नहीं हो पाती है, तो उसको बोला ऑनलाइन भर। ऑनलाइन उसको सिखाने का एक फायदा ये है कि वो अपना तो भर ही देगा, दूसरे का भी भरवा दे। उन्हें समझाओ कि भाई ऐसे तो दूसरे का भरवा दे, कोई चार्ज नहीं भाई, कोई चार्ज नहीं है। फिर ट्रेनिंग के लिए बोलो उसको, ट्रेनिंग अटेंड कर ले, ट्रेनिंग अटेंड कर लेगा, ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा, कम से कम आत्महत्या नहीं करेगा। अगर हमने लोगों के जीवन बचा लिया ना, ये बड़ी बात हो जाएगी। और अभी तक आप सब लोग, हम सब लोग मिल करके 2 लाख से ज्यादा लोगों को आत्महत्या करने से रोक चुके हैं। लोग कहते हैं ना क्या है आपकी अचीवमेंट, 2 लाख लोगों के जीवन को बचाया मैंने और मेरी टीम ने, ये है हमारी अचीवमेंट है। उसमें आप भी हो एक, हाँ उसमें भाई भी है। तो हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं महाराष्ट्र गया, वहां एक व्यक्ति ने रस्सी रखी हुई है जिससे आत्महत्या करने जा रहा था। कह रहा मैं आत्महत्या करने जा रहा था, आपकी रील किसी ने भेज दी मुझे। मैंने कहा मरने तो जा ही रहा हूं, 1 मिनट बाद मर लूंगा, सुन लूं। जैसे मैंने सुना, मैंने कहा यार ये तो बंदा सही कह रहा है। मैंने क्या सुना उसमें, कह रहा है आपने उसमें कहा कि नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के कारण लोग कर्जे की दलदल में फंसे हैं, और आपने नोटबंदी नहीं करी, आपने जीएसटी नहीं लगाया, आपने लॉकडाउन नहीं लगाया, तो आप क्यों मर रहे हो?
कह रहे तो मैंने सोचा ही नहीं कभी। व्यापारी था वो, कह रहा मैंने रस्सी उठा के रखी, मैंने सोचना शुरू किया, फिर आपकी वीडियो और देखी तो उसमें आपने कर्जे से बाहर निकलने की ट्रेनिंग बताई, वो ट्रेनिंग अटेंड करी, आपकी टीम से संपर्क किया, और अब मुझे समझ में आ गया कि मरूंगा तो नहीं। मरना समाधान नहीं है भाई। और मैं किसके लिए अभियान चला रहा हूं यार? लोग अगर मरते रहेंगे तो फिर क्या हमारे अभियान चलाने का फायदा? और मैं कहता हूं किसी को रहने की दिक्कत है, रहने की दिक्कत है, खाने की दिक्कत है, कोई बैंक वाला, रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, हमसे संपर्क तो करो। भाई ने बोला ना रिकवरी वाले को यहीं बुला लिया, वैसे यहाँ नहीं बुलाना होता, पता चला पुलिस केस ही हो जाए, लेकिन बुला लिया आज रिकवरी वाले को, हमारी टीम ने मदद कर दी और रिकवरी वाला खुश होके गया कि मैं मदद करूंगा। तो मरना समाधान नहीं है, कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। मैं पॉलिटिशियंस को ट्रेनिंग देता हूं, बहुत सारे एमपीज एमएलएज, बहुत सारे वर्तमान एमपी एमएलएज, बहुत सारे पूर्व एमपी एमएलएज मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे साथ में काम करते हैं, मुझे जानते हैं। उनसे तुम्हारे रहने की व्यवस्था करा दूंगा, खाने की व्यवस्था करा दूंगा, कोई और मदद चाहिए मदद करा दूंगा। मरना नहीं है बस, और यही संदेश तुमने हर एक को देना है। बाकी दिक्कतें हैं, मुझे भी मालूम है यार, क्योंकि हमारे पास पावर नहीं है ना। हाँ, ये वादा करता हूं मैं तुमसे, जब भी नियति ने मुझे मेरी टीम को ताकत दी, अगर हमारे पास ये शक्ति हुई, ये ताकत हुई कि हम किसी का कर्जा माफ कर सकते हुए, 1 मिनट नहीं लगाएंगे साहब, 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि मुझे पता है ये बड़ी समस्या है और इसका समाधान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग कर्जे के कारण बहुत ज्यादा परेशान हैं। और अभी तो देखो गुजरात में तो, भाग्य तो नहीं मानता मैं, लेकिन तुम लोग हो तो भाग्यशाली, कम से कम गुजरात में काम हो रहा है और कहीं काम नहीं हो रहा। यूपी से, बिहार से, महाराष्ट्र से, बंगाल से, मध्य प्रदेश से, हिमाचल से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से ये लोग कॉल अटेंड कर रहे हैं। पूरे इंडिया से कॉल आती है, पूरे इंडिया से आ रही ना कॉल, कोई राज्य है, अंडमान निकोबार से भी आता है। हाँ, और ऐसी ऐसी जगह से आता है कि जिस जगह का आपने नाम ना सुना हो। कई लोग हमारे साथी बताए सर ये जगह है कहाँ पे, क्यों? क्योंकि वो अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बता रहा है। हैं? अच्छा, विदेशों से भी आता है, क्योंकि वो वहां रहते हैं और यहाँ उन्होंने कर्जा ले रखा है। कितनी बड़ी समस्या सोचो। और सरकार कह रही है कोई समस्या नहीं है। सरकार के हिसाब से आप और हम झूठ बोल रहे हैं, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। बताओ, कोई झूठ बोलेगा मेरे ऊपर कर्जा है? कोई झूठ बोलेगा मैं कर्जे के कारण परेशान हूं? 1 करोड़ लोग अगर हमारी रील देखते ना, तो उसमें से सिर्फ 1000 लोग फॉर्म भरते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ 1000 लोग कर्जे में, उन 1 करोड़ में से 50 लाख कर्जे में है। लेकिन ज्यादातर लोग शर्म में, झिझक में, यार मैं फॉर्म भरूंगा, मेरी जानकारी उन तक पहुंच जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं होगा मेरा जो काम धंधा चल रहा है वो खराब हो जाए, कहीं मेरे को बदनाम तो नहीं कर देंगे। मैं उनका दर्द जानता हूं, क्योंकि मैं जब कर्जे में था, मुझसे कोई कहता तुम फॉर्म भर दो, मैं भी शायद ना भरता। और सच में वो लोग जो फॉर्म भर रहे हैं वो हम पर बहुत भरोसा कर रहे हैं, और हमें उनका भरोसा नहीं तोड़ना है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, और आप भी ये वादा उनसे करो कि हम उनके भरोसे पर खरे उतरेंगे, हम उनका भरोसा टूटने नहीं देंगे। हर वो व्यक्ति जिसने फॉर्म भरा, उसकी मदद की जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए। हाँ, जो फॉर्म नहीं भर रहा उसकी जिम्मेदारी नहीं ले तो चलेगा, भाई तू हम पे भरोसा नहीं कर रहा, हम कैसे तेरे पे भरोसा करें? जो लोग रिवर फ्रंट मैदान पर 31 अक्टूबर को आ जाएंगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, उनकी कर्जा मुक्ति जरूर होगी, और उनको इतना मजबूत कर्जा मुक्ति का प्रमाण पत्र मिलेगा कि कोई रिकवरी वाला, कोई बैंक वाला उन्हें परेशान ना करे। लेकिन आना तो पड़ेगा ना। अब वो सोचे मैं उनके घर ही प्रमाण पत्र भेज दूं, ऐसा नहीं होगा, आना पड़ेगा, अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी साहब। मैं बार बार कहता हूं, एक मां भी अपने बच्चे को तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक वो रोता नहीं है। तो सरकार है, सरकार ऐसे ही मान लेगी क्या बात? सरकार के सामने अपनी बात मजबूती से रखनी पड़ेगी। और सभी एमपी एमएलए को भी हम इनवाइट कर रहे हैं, गुजरात के सारे एमएलए, सारे एमपी, सारे पूर्व एमएलए, सारे पूर्व एमपी, सारे मंत्री, सारे पूर्व मंत्री, सारे मुख्यमंत्री, सारे पूर्व मुख्यमंत्री, सब आए। जो जनता के साथ है आ जाए, किसी पार्टी का हो, हमें पार्टी से मतलब नहीं। कोई कहता है इस पार्टी भाजपा है, कांग्रेस, जो मर्जी आ जाए यार। जो जनता की इस कर्जा मुक्ति की लड़ाई लड़ने को तैयार है वो आ जाए, और देख ले कितने लोग परेशान है गुजरात में। और हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, जो हमारे साथ 1.5 लाख जो लोग जुड़े, उन्हें भी कहना चाहता हूं, सिर्फ 100 लोगों को बता दो, सिर्फ 100। बच्चे की शादी करते हो, फंक्शन करते हो, कुछ करते हो, 100 रिश्तेदार आते हैं ना, बस 100 को बता दो। अगर 1.5 लाख लोग 100 लोगों को बता देना भाई, 1.5 करोड़ हो जाएगा नंबर। और मैं लिख के दे रहा हूं, जिस दिन 1.5 करोड़ लोग गुजरात में हो गए, जहां मैं खड़ा हूं या सरकार खड़ी होगी, सरकार कहेगी भाई बताओ क्या करने का है। और जब ये अभियान सफल हो जाएगा ना, ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कहता, तुम लोग जो वॉलंटियर हो, तुम्हारे लिए भी कुछ सोचा हुआ है मैंने, क्योंकि जो अपना दुख, अपना दर्द
छोड़कर दूसरे के दुख दर्द के लिए निस्वार्थ काम कर रहा है, वो अच्छा इंसान होता है। और तुम लोगों को साथ रखेंगे इस लड़ाई में, तुम्हारी समस्याओं का भी समाधान करेंगे, और ना केवल समस्याओं का समाधान करेंगे, कल हमारे पास अगर ताकत हुई, शक्ति हुई, तो तुम्हें सरकार से कोई सम्मान भी दिलवाया जाए, इनाम भी दिलवाया जाए। जिनके पास नौकरियां नहीं, उन्हें नौकरियां दिलवाई जाए। तो जब सरकारी नौकरी लगी तुम भी बता पाओगे कि 5 साल पहले मैं मिशन में जुड़ा था, मैंने मिशन में सर की सेवा करी, सर ने सरकार को बोल के हमारी नौकरी लगवाने का काम किया। और तुम सब बच्चों, तुम्हारे लिए भी बस दिल से काम कर रहा है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वॉलंटियर को हम छोड़ेंगे नहीं। अगर वो वाकई में अपना समय दे रहा है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको भी आगे लेकर के जाएं। और मैंने आज तक, मेरी टीम जानती है, मैंने आज तक किसी भी अपनी टीम के साथी को छोड़ा नहीं है। हाँ, बांध के भी नहीं रखता, वो जाना चाहे तो चला जाए। मेरी जिंदगी तो फिलॉसफी है जो मैं बोलता हूं कि सताकर, रुलाकर, आजमा कर छोड़ना, हमें नहीं आता किसी को अपना बनाकर छोड़ना। ये मेरी फिलॉसफी है। सताकर, रुलाकर, आजमा कर छोड़ना, हमें नहीं आता किसी को अपना बनाकर छोड़ना। और कहीं कोई ये ना कह दे कि हम जुदा हो गए, जब भी छोड़ना मेरा साथ मुस्कुरा कर छोड़ना। मैं कभी किसी को जबरदस्ती रोकता भी नहीं, लेकिन मैं किसी को नहीं जाने देता। कई मेरे साथी इस बात का मुझे गलत बोलते हैं, वो कहते हैं साहब आप किसी को फोन करते हो, सामने वाले को लगता है आपका कोई लालच है। मैंने लगे तो मैंने कहा मैं 10 बार उसे फोन करूंगा और मैं उसे कभी अपने मतलब की कोई बात, अपने फायदे की बोलूंगा नहीं, उसी के फायदे की सोचता रहूंगा। तो तब तो उसे एहसास हो जाएगा नहीं यार ये आदमी अलग है, ये अपना मानता है जिसे उसे छोड़ता नहीं है। और मैं नहीं छोड़ता, इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि अगर किसी ने एक दिन भी, एक मिनट भी हमारे मिशन को दिया, समय दिया, संसाधन लगाए, तो उसका एहसान है मेरे ऊपर। ये व्यक्तिगत रूप से मेरे ऊपर एहसान है। और आप सबको पता है मेरा सपना भारत का राष्ट्रपति बनने का है, तो मैं बड़ी लड़ाई लड़ रहा हूं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं तक रहने वाले हैं, हम आगे भी जाने वाले हैं। और ये काम सेवा के लिए कर रहा हूं, पैसे के लिए नहीं कर रहा। कई लोग कहते हैं आप फ्री में कर रहे हो तो आपका घर का कैसे चल रहा है खर्चा। मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूं भाई, मैं पॉलिटिशियंस को ट्रेनिंग देता हूं, रणनीति बनाता हूं, 4-4, 5-5 लाख रुपए लेता हूं रणनीति बनाने के, उससे मेरा घर का खर्चा चल जाता है, मिशन चल जाता है। भाई ये ऑफिस है, रेंट पर है ना, आपके लिए फ्री है, लेकिन यहाँ किराया तो जा रहा होगा ना। ये टीम फील्ड में जाती है तो खाना पीना, कुछ इनका घर का खर्चा, इनकी जिम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी ना। पता चला कि यही कर्जे में हो गए, फिर तुम्हें कर्जे के निकालने के चक्कर में ये कर्जे में फंस गए, फिर उनको निकालना पड़ेगा। तो मैंने सिस्टम बनाया कि मेरे पास अपने कमाई के साधन है। मेरी टीम सब बिजनेस करते हैं, राजेश्वर जी का अपना बिजनेस है, बाकी टीम के साथी सबका अपना बिजनेस है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। जितना समय मिलता है वो समय सेवा के लिए देते हैं। और आप लोग जैसे दे रहे हो, बहुत सारे वॉलंटियर हैं जो सेवा के लिए समय दे रहे हैं। अगले 20 दिन हमारे पास, 20 दिन भी नहीं कहूँगा क्योंकि एक हफ्ता तो दिवाली में निकल जाएगा, बचे हमारे पास 15 दिन। ये 15 दिन ही है बेटा जो तय करने वाले हैं कि हमारी ये जो मेहनत है इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। पिछले 3 महीने से हम मेहनत कर रहे हैं, उस रिजल्ट 15 दिन में आ जाएगा। इस 15 दिन में हर दरवाजा खटखटाना है हमें। अहमदाबाद के, गुजरात के हर घर तक ये जानकारी पहुंचानी है, वीडियो के माध्यम से, फॉर्म के माध्यम से, पर्चे के माध्यम से, इनविटेशन कार्ड बन गया उसके माध्यम से। पर्चा बना ना इनविटेशन का, A4 साइज का पूरा पर्चा है, वो दो सबको। हाँ, वॉलंटियर को भी दो कि वो अपने अपने एरिया में, हर वॉलंटियर अपने एरिया में 100-100 घरों तक पर्चा पहुंचा दे बस। तो होगा क्या, उन्हें पता चल जाएगा रिवर फ्रंट पे कार्यक्रम हो रहा भाई। और पर्चा लेके जाओ, पर्चा तुम्हें छपवाना नहीं, पर्चा यहाँ छपाओ मिल जाएगा। फॉर्म के लिए ऑनलाइन बोल दो, और जो 200 बांट सकता है, जो 400 बांट सकता है, वो 400 लेकर के जाए, ताकि लोगों को पता चले। हर व्यक्ति तक जानकारी पहुंचाओ। कौन सा पर्चा, हाँ दिखाओ ना, ये वाला पर्चा है, ये कलर वाला जी, हाँ यही वाला पर्चा है, ये देखो ये पर्चा है। इसमें क्या है, पूरा कर्जा मुक्ति की जानकारी है। इधर कर्जा मुक्ति में एक एक सवाल है, क्या है, किन लोगों का कर्जा माफ होगा, किस किस तरह का लोन माफ होगा, कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़ने के लिए आवेदन कहाँ करना है, क्या इस अभियान में जानकारी सरकार को है, क्या सच में जनता कर्जा माफ हो सकता है, क्या फॉर्म भरने का कोई शुल्क है, पूरी डिटेल है। और इधर पुराना जो कार्यक्रम हुआ था उसकी फोटोज हैं, और ये रिवर फ्रंट के कार्यक्रम की जानकारी। छोड़ दो बेटा, अभी छोड़ दो, ले लेंगे। ये पर्चा आप सबको मिलेगा, और ये सब आप लेकर के जाओ पर्चा, हर व्यक्ति तक जानकारी पहुंचाओ। और ये समझ लो अगले 15 दिन हम सब के लिए बहुत क्रूशियल है। इन 15 दिन में हम जो करेंगे उसी से अगले 15 महीने या 15 साल का गुजरात का रास्ता तय होने वाला है। 31 तारीख को यह तय हो जाएगा कि सरकार पर दबाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, कितना पड़ रहा है, सरकार हमारी बात मान रही कि नहीं मान रही।
और हो सकता है पता नहीं क्या हो जाए, हो सकता है कोई MP MLA आ जाए, हो सकता है वर्तमान मुख्यमंत्री आ जाए उठ के। सोचो ना कितना बढ़िया हो कि वर्तमान मुख्यमंत्री कहे भाई मैं आ गया और मैं तुम्हारा समर्थन कर रहा हूं, कर्जा मुक्ति कोष हम कल ही बना रहे हैं। हो सकता है 1 नवंबर से कर्जा मुक्ति की शुरुआत हो जाए, कुछ भी हो सकता है। और सरकारों को जब ये पता चलेगा 1 रुपया भी नहीं लगाना सरकार से, तो शायद सरकार बात मान ले। और भी तरीके हैं कर्जा मुक्ति के, जैसे बैंकों के पास, इंश्योरेंस कंपनी के पास अनक्लेम अमाउंट पड़ा हुआ है बहुत सारा। कितना? 2 लाख करोड़। ये अनक्लेम अमाउंट कौन सा होता है? जैसे आपके बैंक के 4 अकाउंट है, 2 ऑपरेट करे, 2 कर ही नहीं रहे, 10 साल से पड़ा है। 10 साल से जितना अमाउंट वो पड़ा वो अनक्लेम हो गया। बहुत सारे लोगों ने इंश्योरेंस कराया, डेथ हो गई, बच्चों को पता ही नहीं इंश्योरेंस पॉलिसी भी है, वो पैसा पड़ा हुआ है। सरकार के आंकड़े हैं 2 लाख करोड़ से ज्यादा पड़ा हुआ है, कोई क्लेम नहीं करने आ रहा 10 साल से। तो क्या करें? सरकार चाहे तो उस फंड का इस्तेमाल जनता के लिए कर दे, क्योंकि जनता के तो पैसा है। और अगर 2 लाख करोड़ रुपए कर्जा मुक्ति के लिए इस्तेमाल किया गया तो गुजरात का कोई भी व्यक्ति कर्जे में नहीं रहेगा और पैसा बच जाएगा सरकार के पास। 1 दिन में हो जाएगा, 5 साल की भी जरूरत नहीं वेट करने की। इसमें भी सरकार के ऊपर बर्डन नहीं पड़ रहा। तो मैं कोई सरकार का विरोधी नहीं हूं। लोग मुझे कह रहे हैं आप तो भाजपा के खिलाफ है, इसके खिलाफ है। मैं किसी पार्टी, किसी नेता के खिलाफ नहीं हूं, किसी के पक्ष में नहीं हूं। मेरा तो मुद्दा है कर्जा मुक्ति का। मैं समस्या भी बता रहा हूं और समाधान भी बता रहा हूं। ज्यादा लोग क्या करते पता है? समस्या बताते भाग जाते हैं। मैं वैसा नहीं हूं, मैं समस्या और समाधान दोनों बता रहा हूं कि समस्या है, स्वीकार कर लो और फिर समाधान करो। लेकिन अभी हम गाड़ी में बात कर रहे थे, जो सो रहा हो उसे तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा हो उसे नहीं जगाया जा सकता। तो जो सोने का नाटक कर रहे हैं भाई, उन्हें कैसे जगाया जाए? मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग सोने का नाटक कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है नहीं, कर्जे की समस्या कोई समस्या नहीं है, देश में कोई भी कर्जे का परेशान नहीं है। तो ये जो 25,000 लोग जिन्होंने आत्महत्या करी गुजरात में, या 2 लाख लोग जिन्होंने पूरे देश में आत्महत्या करी, या वो 2-2.5 लाख लोग जिन्हें हमने आत्महत्या करने से बचाया, वो कहां से आ गए? वो झूठ नहीं बोल रहे। कर्जे की समस्या है, और आज नहीं तो कल नेताओं को इसे समस्या मानना भी पड़ेगा और इसका समाधान भी करना पड़ेगा, और कोई विकल्प उनके पास नहीं। बाकी आप सब लोग जेन्युइनली बधाई के पात्र हो यार। एक बार मैं चाहूंगा जोरदार तालियां आप सबके लिए हो जाए, आप सबके लिए, इन बच्चों के लिए भी। इन बच्चों ने भी बहुत अच्छा काम किया। आप सब वॉलंटियर, पूरी टीम गुजरात की, ये सब आप लोग बधाई के पात्र हो, क्योंकि अगर आप सब काम नहीं कर रहे हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि अभी तो बुरा कह ही रहे हैं लोग, सोचो तुम लोग भी ना हो तो और कितना बुरा कहेंगे। कम से कम ग्रुप में कोई ना कोई तो जवाब दे देता है, कोई ना कोई कुछ लिख देता है। मैं भी उस ग्रुप में हूँ, मेरा दूसरा नंबर है उस ग्रुप में, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास इतने काम है, मैं भी नहीं देख पाता। कभी कभी देखता हूँ तो मैं रिप्लाई भी करता हूँ, टीम को दे देता हूँ, वो रिप्लाई कर देते हैं, लेकिन संभव नहीं है। अच्छा, कई ग्रुपों में तो उन्होंने 1000 लोग जोड़ दिए। हमारे वॉलंटियर काम अच्छा कर रहे हैं, 1000 लोग ग्रुप में है। सोचो अब 1000 में से अगर 1% लोगों की समस्या है, यानी 100 मैसेज तो रोज आएंगे, 10 मैसेज 15 मैसेज तो जेन्युइन आएंगे ही आएंगे, और हम उनकी समस्या का समाधान भी नहीं कर पा रहे। ज्यादातर लोग क्या है, नोटिस आया ग्रुप में भेज दिया, पढ़ते भी नहीं कहां से आया। अरे भाई खुद तो पढ़ ले, तेरा नोटिस आया कहां से आया यार, हमसे पूछते अब क्या करना है इसका। फिर भी बेहतर ये होता है अगर किसी का नोटिस आया, कुछ आया, उसको बोलो ऑफिस आ जा, क्योंकि ऑफिस में टीम रहती है, ये लोग गाइड कर देते हैं। हमारी लीगल टीम में रहती है, और उस दिन 31 अक्टूबर को सबको बता दो, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा वो भी आ जाओ, 31 अक्टूबर को भर देना, देख के भर देना, इतने लोग हैं। उस दिन हमारी लीगल टीम भी वहां रहेगी। अगर कोई बैंक का नोटिस, कोर्ट का नोटिस, वकील का नोटिस किसी के पास आया है, वो 31 अक्टूबर को रिवर फ्रंट ग्राउंड वल्लभ सदन पहुंचे, वहां पर लीगल टीम भी हेल्प करेगी। और वहां हम एक व्यवस्था और बना रहे हैं, अगर किसी को आर्थिक रूप से मदद की जरूरत है तो हम कुछ फॉर्म रख देंगे अलग कलर के, ब्लू कलर का फॉर्म बनवा रहे हैं, जो सिर्फ आर्थिक स्थिति वालों के लिए होगा, जिनकी बिल्कुल खराब है, जिन्हें लग रहा है कि पैसा नहीं मिला तो मर जाएगा या दिक्कत आ रही है, तो उनके फॉर्म भी भरवा देंगे, ताकि उनके लिए फिर पैसे की व्यवस्था भी कहीं से करें। किसी को 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, किसी गाड़ी चली गई मानो, और गाड़ी कमाई का साधन है, उसको पता है 20,000 रुपये भर दूंगा तो मेरी गाड़ी आ जाएगी, 20,000 है नहीं, दे देंगे, ले भाई ले जा, गाड़ी निकलवा अपनी, कमाई कर। जितना हो सके लोगों की मदद करेंगे। तो 31 अक्टूबर एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है। हर व्यक्ति की मदद के लिए सभी लोगों को यह जानकारी पहुंचाइए कि वल्लभ सदन रिवर फ्रंट ग्राउंड पर पहुंचे। सबको कर्जा मुक्ति के प्रमाण पत्र भी मिलेंगे, वहीं फॉर्म भी भर सकते हैं, वहीं लीगल टीम से भी मिल सकते हैं, वहां मैं भी रहूंगा, और सभी MPs MLAs को, नेताओं को भी इन्वाइट कर रहे हैं। देखते हैं कौन आता है।
कौन इसका समर्थन करता है। कोई नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, हम तो हैं ही। और क्या पता किसी नेता का जमीर जाग जाए, क्या पता कोई नेता आ जाए। अगर मान लो मुख्यमंत्री आ गए, मजा आ जाएगा साहब। कोई एमएलए एमपी आ गया तो बात बहुत बड़ी हो जाएगी। कोई पूरे एमएलए एमपी आ जाए तो भी काम हो जाएगा। कम से कम ये मैसेज जाएगा कि हाँ कुछ बड़ा काम हुआ। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि बहुत सारे लोग सुनते हैं मुझे वीडियोस पर। जिस दिन ऑफिस ओपन किया था ना, उसकी वीडियो आप देखो, पता है कितने लोगों ने देखी? 23 मिलियन लोगों ने देखी है। 23 मिलियन लोगों ने, मतलब 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने देखा उसको। तो उसमें नेता भी तो होंगे, वो भी तो देख रहे होंगे। हाँ, छुप छुप के देखते होंगे। तो क्या पता कोई आ ही जाए। हम तो उम्मीद लगा के बैठ रहे हैं कुछ अच्छा होगा। बस आप लोग मजबूती से डटे रहो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के फॉर्म भरवाओ, लोगों को बुलाओ। और अब फॉर्म से ज़्यादा ज़रूरी ये हो गया कि लोगों को इनवाइट करो कि भाई तू फॉर्म नहीं भरना चाहता, कोई बात नहीं, वहाँ आ जा, वहाँ पे आके भर दियो। उस दिन हम लोग तुम्हें भी कोई जिम्मेदारी देंगे, फॉर्म की भी जिम्मेदारी देंगे और भी जिम्मेदारी देंगे। और भी वॉलंटियर रहेंगे ना हमारे उस दिन हमारे पास 50-100 लोगों की टीम रहेगी वॉलंटियर की। लीडर भी रहेंगे, मैं अलग अलग राज्यों से भी अपने लीडर बुला रहा हूँ, तो 15-20 लीडर मेरे अलग अलग राज्यों के भी रहेंगे, ताकि एक मजबूत टीम भी नजर आए कि हाँ अच्छा काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। अब किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं।